हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद दोस्तों, मैं मंटू कुमार रजक आप सभी लोगों को आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोगों का जो ये 10th बोर्ड एग्जाम का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अध्याय 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी त्रिभुज, जिसमें प्रश्नावली 6.1 से लेकर प्रश्नावली 6.5 तक है। जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.1, 6.2 और 6.3 हम लोग कवर कर चुके हैं। यानी प्रश्नावली 6.1 से लेकर प्रश्नावली 6.3 तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और जितने भी प्रमेय थे उन सभी प्रमेय को हम लोग देख चुके हैं। ये हमारा पार्ट 9 होगा। इससे पहले त्रिभुज का 8 वीडियो बन चुका है, जो 30 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, अधिक से अधिक यही है। तो आज ये हमारा श्रृंखला है पार्ट 9। ये पार्ट 9 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित है। इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स है कि रहता है, और ये प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आने का चांस बराबर रहता है। लगभग आपके एनसीईआरटी में 6.1 से लेके प्रमेय 6.9 तक है, यानी 9 गो प्रमेय है त्रिभुज में। और उधर वृत्त में चलेंगे तो 2 उधर है, तो 9 2 11। 11 में 6 प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 6 प्रमेय या 7 प्रमेय, और हो सके तो इन 11 प्रमेय को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन भी तभी पकड़ में आएगा जब इन प्रमेयों का आप सही ढंग से अध्ययन करे होंगे, किए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये प्रमेय 6.6 देखेंगे और इससे संबंधित 1-2 प्रश्न देखेंगे जो प्रश्नावली 6.4 होगा। आज हम लोगों का प्रमेय 6.6 और प्रश्नावली 6.4, उसमें से मात्र 2 प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ये 2 प्रश्न अधिकांशतः पूछता है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और ये आज हम लोग प्रश्नावली 6.4 समाप्त कर देंगे और रह जाएगा प्रमेय 6.7, 6.8, 6.9। ठीक है, तो चलिए देर न लगाते हुए हम इसे शुरू करते हैं। तो 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात कर चुके हैं और प्रमेय सिद्ध कर लिए हैं। आज हम लोगों का प्रमेय 6.6 की बारी है। प्रमेय 6.6 कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों का, तो 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग जान चुके हैं। ये प्रमेय कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ध्यान से समझेंगे कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तो हम बनाते हैं, 2 त्रिभुज ले लेते हैं, 2 समरूप त्रिभुज लेना है तो एक त्रिभुज हम ले लेते हैं आपका ए बी सी। ये त्रिभुज आपका है ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं पी क्यू आर। दूसरा त्रिभुज क्या ले लेते हैं, पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है, ये हमारा प्रमेय कह रहा है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यह हम बताए हैं कि प्रमेय जब भी आप हल करें, सिद्ध करें, तो यहाँ लिख दीजिए मुख्य प्रतिज्ञा या साधारण प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा क्या, मुख्य प्रतिज्ञा में हम क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, चलिए कोई आ गया था, 1 मिनट के लिए। चलिए, तो सबसे पहले मुख्य प्रतिज्ञा में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करें कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दिया गया है, लिखेंगे यहाँ, चूंकि दिया है या माना दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ए बी सी और पी क्यू आर।
तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है क्या, हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात तो हमें सिद्ध करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, अनुपात का मतलब बटा होता है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, इनकी संगत भुजा, तो संगत भुजा का मतलब क्या, अगर इस त्रिभुज में का ए बी लेंगे तो इसमें का क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे, पी क्यू। अनुपात का वर्ग, तो इस तरह से आप दोनों का वर्ग करें या इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो संगत भुजा का मतलब इसमें का ए बी तो इसमें का पी क्यू, अगर इसमें का लेंगे बी सी तो इसमें का लेंगे क्यू आर। यही आपको सिद्ध करना है, अगर इसमें का लेंगे आप ए सी तो उसमें का लेंगे आप पी आर, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। यही कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये एबीसी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हम लिख दिए, यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए कोई भी प्रमेय हम सिद्ध करते हैं तो क्या करते हैं, रचना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रचना। ये रचना हम अपने मन से करते हैं ताकि जो हमको लाना है वो चीज आ जाए उसके हिसाब से। कोई भी प्रमेय आप सिद्ध करेंगे 6.1 से लेके 6.9 तक, सब में हमें कुछ ना कुछ रचना करना पड़ता है। इसीलिए ये त्रिभुज थोड़ा बच्चे लोगों को परेशानी में डालता है कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए कहा जाता है कि त्रिभुज का यदि एक दो बार यदि हम प्रैक्टिस ना करें तो ये शायद हमारे दिमाग से निकल जाता है। इसलिए आप इसका प्रैक्टिस 2 या 3 बार जरूर कर लें। तो रचना में हम क्या करते हैं, देखिए रचना में हम क्या करते हैं कि त्रिभुज एबीसी में ए से लंब डाल देते हैं बीसी पर, ए एम लंब डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, ए एम लंब डाल देते हैं। ठीक उसी तरह पी क्यू आर में पी से लंब डाल देते हैं पी एन लंब डाल देते हैं, ठीक है, पी एन लंब डाल देते हैं। तो यही रचना में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ए से ए एम लंब, ये लंब का संकेत है, ए एम लंब बीसी डाला तथा त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु पी से पी एन लंब क्यू आर डाला और इन्हें मिलाया, और इन्हें मिलाया भी है ना, और इन्हें मिलाया, इन्हें भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि जब डाल दिए तो मिलाए हैं तभी तो, चलिए, और इन्हें मिलाया। इतना हो गया हमारा रचना। देखिए इस लिखावट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अलग कतार में रखिएगा, ये लिखने वाला अलग कतार में, ताकि देखने वाले को लगे कि ना आप कुछ सजाए भी हैं, क्योंकि 5 नंबर में सजावट पर भी कुछ ध्यान आपको देना है। ये ऑब्जेक्टिव ना है कि किसी तरह हल करके और आप बना कर आ जाएंगे, टिक मार के आ जाएंगे, नहीं, सजावट पर थोड़ा ध्यान देना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण करते हैं, प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में हम क्या करेंगे, प्रमाण में हम यही हमारा एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है तो निकालिए, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज यानी ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप पढ़े होंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी शीर्ष लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब। तो बताइए, तो ये 1/2 आधार क्या मानेंगे, आधार BC लेंगे क्योंकि लंब इसी पर डाले है ना, तो इसी चीज को हम लेंगे, आधार हम क्या लेंगे BC। तो आधार जब BC लेंगे तो लंब हमारा क्या होगा, AM होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह लिखेंगे
इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू, जैसे इधर निकाले हैं एबीसी का, उसी तरह पी क्यू आर का। तो 1/2 आधार तो देखिए रहे, तो आधार क्या, इसमें का जो बीसी लिए हैं तो इसमें का क्या लेंगे, क्यू आर लेंगे। ठीक है, लंब जिस भुजा पर हम डालेंगे वही हमारा आधार होगा। तो ऊंचाई हमारा क्या होगा, यहाँ पी एन होगा ना, पी एन यानी शीर्षलंब कहिए या ऊंचाई कहिए। चलिए अब बताना है क्या आपको, अब बताना है अनुपात निकालना है, तो इसका अनुपात निकाल लीजिए। तब लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो अनुपात निकाले तो क्या आया है ये 1/2 बी सी गुणे ए एम बटा में 1/2 क्यू आर गुणे पी एन। देखिए तो 1/2 खत्म हो जाएगा, क्या बचा है आपका बी सी बटा में क्यू आर गुणे ए एम बटा में पी एन। आप इसको पहला समीकरण मानेंगे और नीचे लिख देगा एक लाइन, देखते हैं हाँ हो जाएगा का। हाँ, अब देखिए क्या हम करेंगे, एक ये पहला समीकरण हमारा आ गया। अब हम क्या लेकर चलेंगे, अब देखिए अब आपको ए बी एम इस त्रिभुज में ये लेकर चलिए और इसमें पी क्यू एन में ये, यानी इसमें का ये और इसमें का ये। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें से लेकर चलते हैं। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में। ठीक है, इधर का अगर ये वाला लेंगे तो इसमें का ये वाले, अगर इसमें का ये लेंगे तो इसमें का ये लेंगे। ठीक है, जैसे काम हम इधर करेंगे उसी तरह से काम इसमें करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ए बी एम तथा पी क्यू एन में, तो क्या देख रहे हैं ए बी एम और पी क्यू एन में, इसमें का बी और इसमें का क्यू बराबर होगा। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी दोनों ये त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज है तो मैं भुजा भी एगो अनुपात में होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं भुजा भी एगो अनुपात में होगा, और ये ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा, ए बी पी क्यू के बराबर होगा, बी सी क्यू आर के बराबर होगा, ए सी पी आर के बराबर होगा। समरूप है तो भुजा का अनुपात 1 होगा। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा एक ही अनुपात में होती हैं, आप सिद्ध कर चुके हैं पर में 6.3 6.4 6.5 वो समरूपे पर तो सब है। तो यहाँ त्रिभुज ए बी एम तथा पी क्यू एन में हम क्या करेंगे, दिखाई ना दे रहा होगा ना तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बार बार उधर जाना आना। तो इसमें का बी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो लिख देंगे कोण बी बराबर कोण क्यू। कोई पूछेगा कैसे, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी, लिखिए पहले ना, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब b बराबर q हो गया, तो b बराबर q हो गया। देखिए ये m बराबर n, ये भी 90 और ये भी 90 तथा कोण m बराबर कोण n बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, ए बी और p बराबर q, कोण b कोण q के बराबर होगा। क्यों कोण b कोण q के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, आप पर में सिद्ध कर चुके हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ये भी आप सिद्ध कर चुके हैं, ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें का भी इसमें का q बराबर हो गया, और इसमें का m और इसमें का n 90 डिग्री है। तो देखिए तो दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। अब यहाँ ए समरूपता कसौटी समय यहाँ लिखेंगे इसलिए ए समरूपता कसौटी से, एंगल कोण समरूपता कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी एम समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एन के। तो जब समरूप हो गया तो भुजा एगो अनुपात में हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए
क्या लिख देंगे, इसमें का हम लिख देते हैं, इसमें का लंब वाला लिखते हैं ए एम, तो उसमें का लिख देंगे हम क्या, पी एन, बराबर इसमें का लेना होगा ए बी, इधर क्या लिखेंगे हम, उधर उसमें का पी क्यू, लिख सकते हैं ना। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो लिख सकते हैं, भुजाएगा ही अनुपात में, ए बी एम में ए बी और पी क्यू एन में पी क्यू, इसमें का ए एम और उसमें का पी एन। अगर इधर से लिखेंगे तो और बढ़िया होगा, ए बी वही चीज हो जाए, ए बी बटा में पी क्यू और बराबर ए एम बटा में पी एन। फिर लिखेंगे तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसलिए तो ये दोनों त्रिभुज पहले से समरूप है, तो हम ये लिख सकते हैं ना, ए बी बटा में, ये ए बी बटा में पी क्यू और बराबर बी सी बटा में क्यू आर और बराबर ए सी बटा में पी आर, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ये पर में 6.4 आप पढ़ चुके हैं, ये ए बी बटा में पी क्यू, बी सी बटा में क्यू आर और ये ए सी बटा में पी आर। अब यहाँ बताइए तो, यहाँ ए बी बटा में पी क्यू बराबर है ए एम बटा में पी एन, यहाँ ए बी बटा में पी क्यू बराबर है कौन जी के, बी सी बटा में क्यू आर के, ये तीनों बराबर है ना, ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर। तो हम क्या करेंगे कि ए बी बटा में पी क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा में क्यू आर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 में हमको बी सी बटा में क्यू आर है, इसमें भी, इसमें यदि बी सी बटा में क्यू आर कर दे तो समीकरण 1 और 2 के सहायता से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको देखते हुए ध्यान में यहाँ आप लोग रखेंगे कि इसी छोटी छोटी बातों को दिमाग में फिट करना है, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ बी सी बटा में क्यू आर है, ए एम बटा में पी एन है, तो यहाँ ए एम बटा में पी एन तो मिल गया है, लेकिन बी सी बटा में क्यू आर है और यहाँ ए बी बटा में पी क्यू है। तो अब इसकी सहायता से और इसकी सहायता से हम ए बी बटा में पी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा में पी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा में क्यू आर लिख सकते हैं। तो इस चीज को लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे, ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए एम बटा में पी एन। तो इसलिए ए बी को हम हटा, ए बी बटा में पी क्यू बराबर है कौन जी के, बी सी बटा में क्यू आर के। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं बी सी बटा में क्यू आर और बराबर ए एम बटा में पी एन। ये आप लिख देंगे समीकरण 2, वो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो देखिए ये समीकरण 2 नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि अब लिखेंगे, अब चूंकि इसको हटाइए दीजिए, ए एम बटा में पी एन का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए एम बटा में पी एन, तो एम बटा में पी एन का मान क्या आया है, बी सी बटा में क्यू आर। इस समीकरण कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे इसलिए, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो क्या है, तो बी सी बटा में क्यू आर गुणे ए एम बटा में पी एन, तो यहाँ रख देंगे ना, बी सी बटा में क्यू आर गुणे ये ए एम बटा में पी एन का मान तो क्या है, बी सी बटा में क्यू आर है, तो यहाँ बी सी बटा में क्यू आर रख देंगे। तो बताइए तो बी सी में गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर, और क्यू आर में गुणा करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं बी सी बटा में क्यू आर का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बताइए तो इन तीनों में से कोई एक आ गया कि नहीं आ गया, ये आया बी सी बटा में क्यू आर का स्क्वायर। क्यों आया ये, क्योंकि बी सी पर हम लंब डाले हैं, समझ रहे हो ना। ठीक इसी तरह अब आगे नहीं, बस हो गया। ठीक इसी तरह आप क्या करते कि आप बी से यदि इस पर लंब डालते ना, इस पर लंब डालते ना, तो आपका क्या सिद्ध आता है, ए सी स्क्वायर, और फिर क्या आता आपका ए सी स्क्वायर, यहाँ लंब डाल देते तो ये पी आर स्क्वायर, तो ये ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर हो जाता है। फिर इसके बाद क्या करते आप,
फिर इसके बाद आप सी से यदि इस पर लंब डालते ना, इस पर, तो आ जाता है ए बी स्क्वायर, और यहाँ से ये लंब डालते तो क्या आ जाता, ये लंब डालते तो क्या आ जाता, पी क्यू स्क्वायर। तो तीनों लाने के लिए तीनों रेखा, तीनों भुजा पर बारी बारी से लंब डालना होगा। तो उतना नहीं करना है, को किसी एक लंब, जैसे बीसी पर हम एक लंब डाले तो एक लंब डाले था कि एक ना बीसी स्क्वायर बटा में क्यू आर स्क्वायर। तो अब यहाँ ज्यादा नहीं कुछ करना है, बस नीचे लिख देना है। क्या लिख देना है, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि दिखाई दे रहा है ना, देखिए थोड़ा तिरछा होगा, तिरछा लिखेंगे, देख लें। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या, ये चीज भैया उतार देना है, ए बी बटा में पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा में क्यू आर का, ये तो सिद्ध कर दिया है ना, तो इसको छोड़ देना है, बराबर ए सी बटा में इतना होता है, प्रूव्ड। ये हुआ आपका प्रमेय 6.6, ठीक है। इसी तरह से बारी बारी से अगर इस पर लंब डालते तो ये ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर आ जाता है, यहाँ से इस पर लंब डालते तो फिर इतना इतना 3 गो पेज जाएगा, समझ रहे हो ना। तो उतना नहीं करना है, कोई एक सिद्ध कर देना है, बाकी लिख देना है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि इतना बराबर इतना होता है। तो ये है आपका प्रमेय 6.6। इस प्रमेय से संबंधित आपके एनसीईआरटी में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार पूछता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जिसको ना बोलते हैं हेहर, हेहर क्वेश्चन, माने बार बार ही परीक्षा में पूछता है। कितना भी बोलो, कुछ लोग हो जाते हैं ना, कितना भी समझाओ समझने वाले नहीं है, ठीक उसी तरह ही क्वेश्चन है। कितना भी इस पर अनुमान नत लगाओ, लेकिन ये क्वेश्चन आइए जाता है। वैसे किस्मत खराब होता है तो ये क्वेश्चन ना आता है, ना तो हूँ बहु यहीं दे देता है, अंकों को नहीं चेंज करता है। क्या दिया है देखिए, अब जल्दी इसको पहले नोट कीजिए, फिर इस पर हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 6.4 समाप्त हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, बस एक पहला देख लेते हैं और एक 9वां प्रश्न देख लेते हैं। जल्दी नोट कीजिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 का। सब क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बस एक दो क्वेश्चन बस इसमें का देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मान लीजिए कि एबीसी और डीईएफ समरूप त्रिभुज है। दो त्रिभुजों की बात करें, फिगर नहीं आपको बनाना है। करें मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है, तो मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया आपका एबीसी, पहला क्वेश्चन कह रहा है, किताब में आप लोग देखेंगे। और एक त्रिभुज डीईएफ कह रहा है, नहीं भी बनाएंगे तो बन जाएगा, बना देंगे तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। कह रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है। दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, और क्या कह रहा है, इनके क्षेत्रफल तथा एरिया दिया है एबीसी का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया दिया है डीईएफ का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बीसी ज्ञात करें, बीसी ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखिए प्रमाण में क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग पढ़ेंगे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये लिखा गया है, अभी हम लोग सिद्ध किए। ठीक उसी का सहारा लेकर इसको बना देना है, दिया है ना, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। तो पूरा नहीं लिखना है, जिस भुजा का कनेक्शन दिया है वो का हिसाब से लिखना है। जैसे ईएफ दिया है, ईएफ देखिए ईएफ दिया है इसमें का, तो एक हिसाब से हम कौन लिखेंगे बीसी,
तो EF दिया है तो BC पूछेगा, BC दिया रहता तो EF पूछता है। तो हम लिख देंगे इसमें का ABC, ऊपर ABC लिखे हैं तो इसमें का BC, और इसमें का जब BC लिखेंगे तो इसमें का EF। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो बस ये नियम याद है तो बन गया, मान रख दीजिए। देखिए ये इसका दिया है, ये दिया है आपका, क्या दिया है, इसका मान दिया है, एरिया दिया है इसका कितना 64, इसका मान कितना दिया है 121। इधर देखिए BC कितना दिया है, निकालना है, जस का तस रखिए। देखिए एक बाद इधर क्या दिया है, इस EF कितना दिया है 15.4 दिया है ना। अब बताइए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ये स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बताइए इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर ना है, तो आप इसको स्क्वायर में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। 8×8 = 64 होता है, 11×1 = 121 होता है। तो 8/11 का स्क्वायर कर दीजिए। आई देखिए BC बटा में ये 15.4 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर स्क्वायर इसलिए किए कि स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बचा आपका 8/11 बराबर आ गया BC बटा में 15.4। तो इसलिए BC तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यहाँ तिर्यक गुणा करने पर तो BC या गुणे 11 बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 15.4। तो इसलिए BC बराबर तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 15.4 और बटा में क्या आ जाएगा 11। देखो तो BC बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो 11 एकम 11, 4 11 44। ठीक है, तो 14×8 क्या होता है, बलूतरा से 112, 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, समझ रहे हैं ना। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें का दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न और एक दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD है। किताब आप लोग थोड़ा रखे होंगे ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम करते हैं, मिटा दें इसको। एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, फोटो दिया है, फोटो नहीं दिया है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD है। दूसरा प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये प्रमेय भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। तो एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, तो समलंब चतुर्भुज ABCD तो बना दीजिए। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसकी दो भुजा समांतर और दो भुजा असमांतर। देखिए ABCD दिया गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है। और क्या कह रहा है, जिसमें AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, तथा इनके विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इनके विकर्ण, तो विकर्ण देखिए इसको बनाना पड़ेगा, AC और BD, यही ना विकर्ण है, O बिंदु पर तथा इनके विकर्ण AC और BD O बिंदु पर क्या करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं ना। तथा और देखिए दिया है, जो डाटा दिया है उसको जरूर लिख लेना है। AB बराबर 2CD, AB जो है ना CD का दोगुना है, 2 CD के बराबर है AB। तो देखो AB ऐसे भी बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, CD से दोगुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इससे बड़ा है ना। तो AB बराबर है 2CD के, 2CD के बराबर है AB। अब चलिए और क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो किसका, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस एकदम इसी प्रमेय पर आधारित है। तो कुछ नहीं करना है, जो जिसका एरिया निकालना है
तो सबसे पहले हम इसको समरूप दिखा देते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, इसको लेकर चलेंगे। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में देखिए AOB और COD में क्या देख रहे हैं, ये दोनों समांतर है ना, दिया है ना, AB समांतर है CD के। तो इसलिए तो जब समांतर है तो आप सब लोग जानते हैं समांतर में क्या क्या, तो इसमें का ये कोण इसमें के C कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से, इसमें का ये कोण और इसमें का ये कोण बराबर होगा एकांतर कोण से, और फिर इसमें का ये कोण और इसमें का ये कोण बराबर होगा समकोण कोण से। इसी चीज को बस यहाँ लिख देना है। तो AOB में क्या लिखेंगे, OAB ए के लिए कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के कौना नियम से, एकांतर कोण से। ये एकांतर कोण पढ़े होंगे 9th क्लास में। फिर लिखेंगे तथा ठीक उसी तरह क्या लिखेंगे आप लोग, इसमें का बी के लिए क्या लिखेंगे, OBA कोण OBA बराबर होगा कोण ODC के, ODC ये भी आपका हो गया एकांतर कोण से, दोनों एक जैसा है। फिर देखिए आमने सामने का कोण बराबर है, समांतर है तो ये आमने सामने का कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण कहिए या समूह कोण कहिए। फिर लिखेंगे तथा कोण AOB बराबर होगा कोण COD, कैसे, समूह कोण से। तो अब क्या ज्यादा ले जाना है, लिख देंगे इसलिए A समरूपता कसौटी से, A समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD, तो इसलिए तो समरूप हो गया तो क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो जब समरूप हो गया तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लीजिए आराम से। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज COD। तो बताइए तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, तो AOB में का AB लेंगे AB, अब बटा में इसमें क्या लेंगे CD, तो इसका हम वर्ग कर देंगे। तो बताइए इसमें कनेक्शन कहाँ, AB बराबर है 2CD के, तो AB के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB के जगह पर हम लोग 2CD लिख सकते हैं, नहीं यहाँ आपका CD है तो स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का 4 CD स्क्वायर, अब बटा में ये आपका CD स्क्वायर, तो ये CD स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर 4 बचा नीचे क्या बचा 1, तो क्या आ गया हमारा अनुपात 4:1। यही ना पूछ रहा था कि ये दोनों त्रिभुजों के समरूपता कसौटी का प्रयोग करके इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, तो इसका अनुपात क्या आ गया 4:1। इसका मतलब कि इसका क्षेत्रफल यदि 1 वर्ग इकाई है तो इसका अगर क्षेत्रफल AOB का क्षेत्रफल यदि 4 वर्ग इकाई है तो ये COD का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है। ठीक है, ये पहला और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसमें से क्वेश्चन नहीं लग रहा है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9 जिसका हम बात कर रहे थे, बार बार ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में बराबर पूछता रहता है, इसको आप लोग देख लेंगे। देखिए क्या कह रहा है आपका कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, प्रश्न है ये 9 नंबर प्रश्न है आपका, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है ना, अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ऑप्शन दिया है आपका 2:3, एक दिया है 4:9 और एक दिया है 81:16।
और एक दिया है 16:81। देखिए ये आपका 6.4 का लास्ट क्वेश्चन है, और भी इसमें क्वेश्चन है, लेकिन उन सभी क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दें। इसका प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करें, समय बहुत कम बचा है आपके सामने। जो जो आपके एग्जाम से संबंधित है उसी को हम बता रहे हैं। अब इसका प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो क्या कह रहा है प्रश्न, बताइए आप लोग। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो अभी आप लोग पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग, तो ये 4:9 है, तो अनुपात माने बटा वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। तो ये 16:81 होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, 16:81। जल्दबाजी कीजिएगा, 81:16 मरा जाएगा। थोड़ा माइंड को अस्थिर रखकर आपको बनाना है, ठीक है। यही है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहीं पर दे देगा, पलट देगा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, अब 4:9 ना कहेगा 9:4 कह देगा, तो 9:4 करेगा तब होगा आपका। इसी को पलट देगा 9:4, तो 9:81 और 4 का 16। ये ना कि रटना नहीं है 16:81, इसी को पलट देगा, अब पहले ही ऑप्शन में दे देगा 16:81 या दे दिया है 9:4, तो आप लोग फंस जाइएगा। तो थोड़ा धैर्य बनाकर। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हम आज पढ़ाएं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब ये सेशन हम लोग आज समाप्त करते हैं। ये पार्ट 9 था। ये प्रश्नावली 6.4 भी आज समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली बोलेंगे कि सर इतना जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। देखिए एक तरह से क्रश कोर्स की तरह हम लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको ऐसा भी ना लगे कि त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो ज़्यादा है, कुछ है नहीं इसमें। जब ये पढ़ लिए, ये प्रमेय आप बना लिए, तो प्रश्नावली 6.4 में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले दिन प्रमेय 6.7 पढ़ेंगे। तो प्रमेय 6.7 ही आपको रास्ता दिखाएगा पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कैसे सिद्ध करेंगे। यदि प्रमेय 6.7 हम सिद्ध कर लेते हैं तो समझिए कि हमारा रास्ता खुल जाएगा किधर जाने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, जो इस त्रिभुज के अंतिम दो प्रमेय हैं। तो इन दो प्रमेयों को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले प्रमेय 6.7 पढ़ना होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये तीनों प्रमेय पढ़ेंगे, प्रश्नावली 6.5 में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे और उसमें से 4-5 प्रश्न बनाएंगे। इसके बाद त्रिभुज पूरा समाप्त, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिस करें, अगले दिन मिलते हैं, ठीक है। हाँ, एक आवश्यक सूचना है, हम लोग 28 से या 27 या 28 तारीख से शाम 7 बजे से 8 बजे तक हम लोग संस्कृत का ऑनलाइन एकदम लाइव गेस पेपर के माध्यम से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम लोग तैयारी करेंगे 7 से 8 28 तारीख को शाम से, ठीक है। एक अच्छा हम गेस पेपर लाए हैं, उसी से चैप्टर वाइज संस्कृत का कराएंगे। ये 4-5 दिन में हम पूरे संस्कृत को कवर कर लेंगे, ठीक है। यदि आप हमारे बातों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर सही है, और नहीं तो बोलिएगा, तो हम अपने से छाँट कर बोर्ड पर भी लिखकर बताएंगे। आप कैसा पढ़ना पसंद करते हैं, कैसे पढ़ना पसंद करते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कि 28 तारीख को जो हम लेकर आए हैं, आपके सामने कहाँ है गेस पेपर दिखा रहे हैं, हाँ देखिए अभी अभी गए मार्केट में, तो ये 2 गेस पेपर, ये मॉडल सेट, ये टारगेट आपके पास तो होगा ही, ये टारगेट आपके पास तो होगा ही, और ये है आपका ऑब्जेक्टिव A1 का एक लेकर आए हैं। इसमें से हर चैप्टर का दिया है, हर विषय का चैप्टर वाइज दिया है। तो हम सोच रहे हैं कि 28 तारीख शाम से 7 बजे से 8 बजे के बीच में ये संस्कृत वाला 4-5 दिन चलाकर इसको ख़त्म कर दिया जाए। आपका राय क्या है, इसमें कमेंट जरूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।